लॉ ऑफ डिमिनिशिंग भी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल भी, जिनमें ये सीखा हमने कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकता है। अब यूटिलिटी को लेके एक दूसरी अप्रोच भी है जिसे ऑर्डिनल कहते हैं, अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। और ऑर्डिनल कहते हैं कि यूटिलिटी को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी measured in numbers. It is a qualitative phenomena. You can rank the utility. अच्छा जी, अब जब यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, गिन सकते हैं, फिर तो समझ आ गई सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी। डिमिनिशिंग मार्जिनल वाले कहते हैं जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है। इक्वी मार्जिनल वाले कहते हैं जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल हो जाए वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जब यूटिलिटी को गिन ही नहीं सकते तो कैसे पता चलेगा कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो रही है। तो फिर यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, कि डिफरेंस कर्व और दूसरा बजट लाइन। ये दोनों ग्राफिकली हम चेक करेंगे और मैथमेटिकली जहाँ पे बराबर हो जाएंगी दोनों चीजें वहां पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। तो इन दोनों को एक साथ हम स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले इंडिफरेंस कर्व को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेडिंग दे दें, बल्कि क्वेश्चन लिखने बट इस इंडिफरेंस कर्व या एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। इंट्रोडक्शन इसका लिखें सबसे पहले। The concept of indifference curve was first developed by Professor Snetsky in 1908. Later on, it was developed by R.G.D. Allen and J.R. Hicks in 1928. एक मिनट जरा अजान हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन लिखें। जी सर। वालेकुम। जी सर, टॉपिक कौन सा ये? मैं थोड़ा लेट हो गया। ये ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है डिफरेंस कर्व, इसका इंट्रोडक्शन करवाया, अब इसकी डेफिनेशन आ गई। ये सर मैथमेटिक्स में है? नहीं, माइक्रोइकोनॉमिक्स। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है सर। डिफरेंस कर्व इज द कर्व व्हिच शोस different combinations of two commodities which give equal level of satisfaction। और इसकी एक और डेफिनेशन लिख लें। डिफरेंस कर्व is a curve which shows different combinations of two commodities where consumer is indifferent। indifferent का मतलब है कि वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे फर्क नहीं कर पा रहा, सारे उसको एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे ये एक कर्व है, उसके पेयर है ए बी सी, तो ये ए भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बी भी और सी भी, तो ये सारे एक जैसे ही हैं उसके लिए। तो ऐसी कर्व जो सेम सेटिस्फेक्शन को शो करे उसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ओके, सेम सेटिस्फेक्शन को जो शो करे सर। हाँ जी, ऐसे कॉम्बिनेशन। अब ए पॉइंट में वाई की क्वांटिटी ज्यादा है, एक्स की कम है, तो बी पॉइंट में वाई कम हो जाएगा, एक्स ज्यादा हो जाएगा, तो सेटिस्फेक्शन सेम है। सी कॉम्बिनेशन में वाई मजीद कम हो जाएगा, एक्स ज्यादा हो जाएगा, तो बात तो एक ही है, ये ए बी सी एक जैसे सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसको डिफरेंस कर्व कहते हैं। जी, अब आगे इसको मैं स्केजुअल की मदद से भी बनवा देता हूँ। Now we will explain it with the help of a schedule and a diagram। सबसे पहले एक्स कमोडिटी, इसके बाद वाई कमोडिटी, कॉम्बिनेशन, सेटिस्फेक्शन, MRS। 13 कॉम्बिनेशन ए,
सेटिस्फेक्शन ये किसी एक लेवल पे दे रहा है, फर्स्ट कर ले के लेवल की सेटिस्फेक्शन में। एमआरएस क्या है ये मैं बाद में बताता हूँ। एक्स का एक एडिशनल यूनिट बनाना है तो वाई के कम करने पड़ेंगे, फर्स्ट कर लेते हैं 9, इसे कॉम्बिनेशन बी कह ले, सेटिस्फेक्शन के। 3 अगर एक्स के करने आपने वाई मजीद कम हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सी के। 4 पे 4 कॉम्बिनेशन डी के। 5 पे 3 कॉम्बिनेशन ई के। ये लिख रहे हैं जरा जल्दी से। हाँ जी सर। ये फिगर्स किस तरह लिखी हैं आपने? ये 1 2 3 4 5 एक्स ये बस कम्युनिटी में ये तरतीब ज़हन में रखनी है कि इस तरफ एक्स ज्यादा हो रहा है, इस तरफ वाई कम करते जाना है आपने। आप वैल्यूज तो अपने कमों में हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। कमों में हाँ, कम कॉम्बिनेशन, ये तो कॉम्बिनेशन है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, जितने कॉम्बिनेशन होंगे उनको नाम देते जाना। और ये सारे कॉम्बिनेशन एक जैसी सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, के। अब एम आर एस क्या होता है? एम आर एस, ये आगे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये रेट ऑफ चेंज इन वाई, डी वाई ओवर डी एक्स। डी डिफरेंस होता है, डिफरेंस इन वाई डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्स। तो सबसे पहले इधर आ जाएगी ये डैश लाइन, उसके बाद इन 13 और 9 के दरमियान डिफरेंस क्या है, इन दोनों को माइनस करेगा जरा, 4 बनेगा ना। 4 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 का, तो ये 1, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4 हो गया। जी सर। अच्छा, यहाँ पे 9 से 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है? 3 का। तो 3 ओवर 1 इक्वल टू 3 रहेगा ना, मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ, इधर 2 इधर 1। ये एम आर एस के पॉइंट्स हो गए। ओके, जी सर। अब एम आर एस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये मैं इधर लिख रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, बल्कि एम आर एस डिटेल में ना कल करवाऊंगा, आप अभी सिर्फ ये याद रखें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये दिखाता है रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटीज। तो ये इसका लिख लें, इट शोज रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटीज। ओके जी। रेट ऑफ चेंज जी बिटवीन सर। टू कमोडिटीज, मसलन आपने एक्स का एक यूनिट एडिशनल लेना है तो वाई के कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे? 4। बी से सी पेयर पे अगर आप जाना चाहते हैं, एक्स का एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहेंगे आप? 3। एक्स का एक एडिशनल यूनिट लेने के लिए वाई के कितने सेक्रीफाइस करेंगे? 2। तो ये सेक्रीफाइस करने की जो रेट है ना, रेशो, ये डिक्रीज होती जा रही है। इसे बोलते हैं डी एम आर एस, यानी कि माइनर रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका डिमिनिश होता जा रहा है। ओके, अब आगे इसका बनाने लगे डायग्राम, उसको जरा समझ लेते हैं हमसे। यहाँ पे एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी। तो एक्स के डिफरेंट पेयर देख के ना यहाँ पे स्केलिंग कर लें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 10 12 14। तो पहला पेयर आपने प्लॉट करना है 13 पे 1, तो ये 1 ये 13, ये आ गया जी कॉम्बिनेशन ए। 2 पे 9 है तो ये 10 और 8 के दरमियान में 9, इसको लेके जाना है आपने 2 तक, ये कॉम्बिनेशन बी। 3 पे 6 है, ये 6 ने जाना है 3 तक, ये सी आ गया। 4 4 4 4 डी। 5 3, ये 3 ये 5, इसे कह देना आपने ई। हाँ जी, समझ लगे ये पॉइंट कैसे प्लॉट हुआ है? जी सर। वेल डन। अब इन पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर लें, ए बी सी डी ई।
तो ये एक कर्व बन गई है, इसे आप नाम देंगे इंडिफरेंस कर्व का। जी सर। ये इंडिफरेंस कर्व का कंप्लीट टॉपिक यहाँ तक आप लोगों ने एक काम करके मुझे कल चेक करवाना है। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, ये आपका होमवर्क है, ये मुझे आपने लाजमी चेक करवानी है कल क्लास से पहले पहले। और एक्सप्लेनेशन में आपने यही कहना कि एक्स एक्सिस में हमने एक्स कमोडिटी ली, वाई एक्सिस में वाई कमोडिटी ली, और ये इनकी वैल्यूज देखते हुए हमने स्केलिंग की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और इनके एक्स और वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने प्लॉट किए, पॉइंट ए बी सी डी ई, इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया, तो ये इंडिफरेंस कर्व हमें ये मिल गया। तो ये इंडिफरेंस कर्व याद रखे कन्वेक्स है, ये जो शेप इसकी बनी है ना, कन्वेक्स इसे बोलते हैं, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कर्व एक बनी हुई है, नाम से आपको पता चल रहा है इंडिफरेंस कर्व। तो ये कर्व भी बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर स्केलिंग ठीक नहीं करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व आपका इस तरह का बनेगा, गलत हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व होती है। और इस तरह भी नहीं होता, इसे बोलता है कनकेव। इसकी कल प्रॉपर्टीज करवाऊंगा, उसमें ये चीजें सीखेंगे। अभी आपने बस ये याद रखना है कि ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। डन। क्वेश्चन लिखें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, या राइट अ नोट ऑन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये 10 नंबर का पूछता होता है। ऑल्सो एक्सप्लेन DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिन। पहले इसकी डेफिनेशन लिखे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS shows the rate of exchange between two commodities मसलन इधर ये टेबल आप वही रिपीट कर सकते हैं, एक्स वाई और कॉम्बिनेशंस MRS। MRS होता है dy/dx, एक्स का 1 यूनिट, वाई के 13 यूनिट, कॉम्बिनेशन ए। और MRS अभी निकल नहीं सकता क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे फिर निकलेगा, x2 y9, कॉम्बिनेशन बी। और 13 और 9 के दरमियान डिफरेंस 4 का, x3 y6, कॉम्बिनेशन सी। और ये 6 और 9 के दरमियान डिफरेंस 3 का, x4 y4, कॉम्बिनेशन का नाम है जी डी, और डिफरेंस कितना है 2 का। इस तरह x5 y3, कॉम्बिनेशन ई, और इसका डिफरेंस है 1 का। इसी को अगर आप ग्राफ में एक्सप्लेन करें तो ये है बेसिकली इंडिफरेंस कर्व वाले काम। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में आपने उसका इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दी, assumptions दी, उसके बाद टेबल डायग्राम, इसमें वो उन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ MRS पे है। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी, और ये स्केलिंग हमने की 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, बल्कि ये थोड़े थोड़े तक कर लो मैं पॉइंट, 13 तक जाना है हमने, 14 तक, 2 4 6 8 10 12 14। पहला पेयर 1 और 13, ये जी आपने जाना है, ये 14 और 12 के दरमियान 13, इसको लेके जाना है 1 तक, और ये 1 इसको लेके जाना है 13 तक। ये आ गया कॉम्बिनेशन 1। ओके हो गया जी, इसे ए का नाम दिया हुआ। इसी तरह कॉम्बिनेशन बी, 2 को लेके जाना है 9 तक, ये 2 10 और 8 के दरमियान में आएगा 9, ये आ गया जी कॉम्बिनेशन बी। सी, 3 को लेके जाना है 6 तक, ये 3 इसको ले गए 6 तक,
4 को 4 तक, ये 4, ये 4, और 5 को 3 तक, ये 3 को 5। तो ये हो गए इनके नाम, बी, सी, डी, ई। इनको आपस में कर दिया ज्वाइन, तो ये तो हो गया इंडिफरेंस कर्व। आई सी, यहां तक मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं है, क्या ख्याल है? अब एमआरएस में आपने काम ये करना है कि ये ए से बी तक, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, इसे बोलते हैं डेल्टा डी या डी, डी वाई। ये इक्वल 4 है। 4 के इक्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 9 है, तो 13 से 9 के दरमियान गैप 4 का ही हुआ ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं डी एक्स। ये इक्वल टू 1 है। ये 1 से 2 तक का गैप, ये इक्वल टू 1 होगा। अब ये एम आर एस है, ये जो दो एरो मैंने बना के शो कर दिया ना, ये आपने एम आर एस का अगर टॉपिक पूछे उसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ए पॉइंट से बी पे अगर आप जाना चाहते हैं, एक्स का एक यूनिट लेने के लिए तो वाई के कितने यूनिट आप सेक्रीफाइस करेंगे? वो 4 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। कौन बताएगा? एम आर एस बताएगा। समझे बात? जी। इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें। You can clearly see in the diagram that to move from point A to B, you need to drop 4 units of Y in order to take 1 additional unit of X. This is called MRS. Similarly, if you move from point B to C, then MRS will be 3 and so on. ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होगी, इतना ही लिख ले बहुत है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DMRS। DMRS shows the diminishing trend of rate of exchange between two goods, which you can clearly see in the diagram and schedule. If you move from A to B, then MRS is 4. If you move from B to C, then MRS is 3. Similarly, on next points, MRS is 2 and 1 respectively. This shows a diminishing trend between the
exchange of two goods. This rule is known as DMRS. लिख लो जी यहाँ तक। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? मुझे ये जो याद आ रहा है मैं उसके हिसाब से आपको लिखवा देता हूँ, पता नहीं आपने बताना है कि नहीं बताना। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये हेडिंग दें, इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंस कर्व की। सबसे पहले हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व will show higher level of satisfaction. Number two, indifference curve has negatively slope. Number three, indifference curve is convex to the origin. Number four, indifference curves. दो indifference curves never intersect each other. Number five, indifference curves never touch any of the axis. ये पांच इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इन पांचों को आपने एक्सप्लेन करना है। इस पे मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको देखें, सर्च करें। इन पांचों का मैं आपको आइडिया बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। मसलन एक इंडिफरेंस कर्व ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते कभी भी, अनडिफाइंड होते हैं। डिफरेंस कर्व 1 2 3 4 एंड सो। जो डिफरेंस कर्व जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ही वो एक्स और वाई की क्वांटिटीज ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, यानी कि ज्यादा उनके क्वांटिटीज को शो करेगा। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा होगा। तो एक्स कमोडिटी एक्स एक्सिस में, वाई कमोडिटी वाई एक्सिस में। तो इसका फर्ज करें एक पेयर ये है जिसमें वाई वन कमोडिटी वाई की लगी हुई है, एक्स वन कमोडिटी। अब डिफरेंस कर्व टू का कोई भी पेयर लें, वो वाई और एक्स की क्वांटिटी ज्यादा ही लगाएगा। तो उस पे ज्यादा क्वांटिटी लग रही है, ज्यादा क्वांटिटी का मतलब है उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा ही होगी। तो यहां से साबित होगा ऊंचा इंडिफरेंस कर्व सुपीरियर होता है, नीचे वाला इंफीरियर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, और ये नेगेटिवली स्लोप है। नेगेटिवली स्लोप का मतलब कि अगर आप इसकी ये स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप है। तो ये स्केड्यूल भी जो आपने बनाया था ना, उसमें यही रूल था। एक्स का वालेकुम एक एडिशनल यूनिट अगर आप एक्स का अगर आप एडिशनल यूनिट लेते हैं तो वाई के आपको कुछ यूनिट सेक्रीफाइस, यार ये ऊपर लिखा तो होगा टॉपिक। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। एक्स का एडिशनल यूनिट अगर लेना चाहते हैं आप तो वाई के आपको कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। तो एक की क्वांटिटी ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे की क्वांटिटी कम करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि दोनों के कमोडिटीज के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन की वजह से ही ये स्लोप नेगेटिव हो जाती है। और नंबर थ्री, के कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते हैं, इसमें आपने ये बताना है कि ये हमेशा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन ही बनेंगे। उसकी रीजन ये है कि आपने जो एम आर एस बनाया था ना, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल होता है, वो पहले चार था, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसकी जो रेशो है वो डिमिनिश होती जा रही थी। तो अगर डिमिनिश होती जाएगी तो डेफिनेटली ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन ही बनेगी शेप। अगर ये डिमिनिश ना होती, कांस्टेंट रहती, टू 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 टू, तो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो भी स्ट्रेट लाइन हो जाती। तो ये टू 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 रह नहीं सकती।
इस वजह से स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकती। इसी तरह अगर MRS की वैल्यूज डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो रही हो 1 2 3 4, तो ये शेप जो सी है ये कनकेव हो जानी थी। तो MRS की रेशियो ये भी नहीं हो सकती जिसकी वजह से शेप ये भी नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि MRS आपके थ्रू आउट डिमिनिश होते रहते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो हमेशा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन ही बनेगी। नंबर 4 पे है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने भी पहली प्रॉपर्टी में ये सीखा कि एक इंडिफरेंस कर्व ये है, एक इंडिफरेंस कर्व ये है। ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व सुपीरियर है, ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, और जितना ऊपर होता जाएगा उतनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती जाएगी। नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व इंफीरियर है, IC1 ये IC2 की निस्बत इंफीरियर है, क्योंकि IC2 वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसमें क्वांटिटीज एक्स और वाई की ज्यादा लग रही हैं इन डिफरेंस कर्व 1 की निस्बत। और दूसरी बात हमें ये पता है कि इन डिफरेंस कर्व के किसी भी कॉम्बिनेशन पे चले जाएं, मसलन ए पॉइंट पे चले जाएं, बी पॉइंट पे चले जाएं, सी पे चले जाएं, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। इसीलिए तो इसका नाम इंडिफरेंस कर्व है कि कंज्यूमर तमाम पॉइंट्स पे इंडिफरेंट होता है। इन दोनों बातों को अगर सामने रखें तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलली बनेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। फर्ज करेंगे ये डिफरेंस कर्व 1 और ये डिफरेंस कर्व 2 है। यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व 2 वो नीचे है, डिफरेंस कर्व 1 सुपीरियर है। इस सी पॉइंट पे दोनों डिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, बराबर होगी। नीचे चले जाएं ई डी पॉइंट पे, अब कहानी उलट गई है। अब इंडिफरेंस कर्व 1 वो इंफीरियर है और 2 सुपीरियर हो गए। तो ये इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन है कि एक इंडिफरेंस कर्व के किसी भी पेयर पे चले जाएं सेटिस्फेक्शन सेम रहती है, वो गलत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन बदलती जा रही है। कहीं पे एक इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक पे बराबर, एक पे कम दे रहा है। तो लिहाजा ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जब भी बनेंगे एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन ये है कि ये दो डिफरेंट कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन दिखाता है। उसकी डेफिनेशन में मैंने लिखाया था कि ये कॉम्बिनेशन दिखाता है दो डिफरेंट कमोडिटीज के, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है। और वो उसी सूरत में पॉसिबल है अगर ये किसी एक्सिस को टच ना करे। अगर फर्स्ट करें एक इंडिफरेंस कर्व ये है, यहाँ एक इंडिफरेंस कर्व ये मान रहा है, ये इंडिफरेंस कर्व 1 कह लें, इसे 2 कह लें। अब इंडिफरेंस कर्व 1 जो सा है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व 2 एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इस पॉइंट पे। ये इस पॉइंट पे वाई एक्सिस, इसका मतलब है इस ए पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व 1 जो सा है वो वाई की कंजम्पशन जीरो कर देता है, और तमाम तर सॉरी एक्स की कंजम्पशन जीरो कर देता है, तमाम तर कंजम्पशन वाई की कर रहा है, क्योंकि ये उस ओरिजिन की लाइन के साथ लग गया ना। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व 2 को देखें अगर, तो ये इस बी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ टच हो गया। इसका मतलब है तमाम तर ये कंजम्पशन एक्स कमोडिटी की कर रहा है, वाई इसने जीरो कर दिया। तो जब भी ये एक्स जीरो करेगा, इसका मतलब है दो कमोडिटीज के पेयर तो नहीं ये दिखा रहा, तो डेफिनेशन फिर गलत हो जाती है। इस वजह से दो डिफरेंट कमोडिटीज के पेयर दिखाने के लिए ये जरूरी है ये किसी एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा, कन्वेक्स होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। ये इसकी कुछ 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये आप याद करके इनकी डायग्राम्स बना के रखिएगा। ओके, इस पे मेरी वीडियो भी बनी हुई है, उसको जाके सर्च करें, ये सारी आप देख लेंगे तो आपको मजीद डिटेल में क्लियर हो जाएगी ये बात। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपका काम है, और ये सारा अगर कर लेंगे तो फिर कल से आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा इनकम इफेक्ट, ये क्या होता है, प्राइस इफेक्ट, ये क्या होते हैं, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उसके लिए ये इंडिफरेंस कर्व आज खत्म करके आए। इंडिफरेंस कर्व पहले हमने किया, फिर हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर नोट लिखा, और आज इसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। ये कंप्लीट टॉपिक आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व का। ओके जी।